अगर दुनिया ने रूस के साथ युद्ध के दौरान यूक्रेन के बारे में एक चीज सीखी है तो वो ये है कि ये देश चौंकाने वाली बातों से भरा हुआ है। ये आमतौर पर नियमों के हिसाब से नहीं चलता या अपेक्षित सैन्य मानकों का पालन नहीं करता, बल्कि ये नवाचार करता है, ये नई राह बनाता है, ये चीजें अलग तरीके से करता है। अक्सर इसलिए क्योंकि इसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार इसके पास रूस जैसा विशाल सैन्य बजट या अपार संसाधन नहीं है, इसलिए इसे अब तक संघर्ष में जीवित रहने और सफल होने के लिए कठिन परिस्थितियों और कड़ी सीमाओं के अनुसार खुद को ढालना पड़ा है। ये बात सबसे ज्यादा यूक्रेनी वायुसेना में दिखाई देती है, जो निसंदेह आज दुनिया की सबसे अजीब वायुसेनाओं में से एक है। वास्तव में जहां दुनिया की कई अन्य बड़ी सैन्य शक्तियां अपनी वायुसेनाओं को सुव्यवस्थित करने और अपने बेड़े को सरल बनाने पर ध्यान देती हैं, वहीं यूक्रेन ने इसके ठीक विपरीत रास्ता अपनाया है, अपनी सशस्त्र सेनाओं की वायु शाखा को और अधिक विविध और जटिल बनाते हुए। ऐसा कोई और देश नहीं कर रहा है और ऊपर से देखने पर यह एक पूरी तरह पागलपन भरा फैसला लग सकता है, जो तर्क और विवेक दोनों को नकारता है। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं और ये कीव के कमांडरों की एक और मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, जो अंततः उनकी वायुसेना को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देगा। यूक्रेन की वायुसेना को इतना अलग क्या बनाता है, इसे समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि बाकी कई वायुसेनाएं एक जैसी क्यों हैं। दुनिया की कई वायुसेनाओं को देखें तो आप एक आम प्रवृत्ति देखेंगे। वे आमतौर पर केवल एक या दो मुख्य प्रकार के फाइटर जेट्स का संचालन करती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस मुख्य रूप से अपनी 4.5 पीढ़ी का डेसॉल्ट राफेल पर निर्भर करता है और उसके पास डेसॉल्ट मिराज 2000 का एक छोटा बेड़ा भी है। जर्मनी का जेट बेड़ा मुख्य रूप से यूरोफाइटर टाइफून पर केंद्रित है, जिसे पनाविया टॉर्नेडो द्वारा पूरक किया गया है। यूके भी टाइफून का संचालन करता है। साथ ही अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35B लाइटनिंग्स का एक बैच भी रखता है। यूरोप और उसके बाहर भी यही कहानी है। अमेरिका इस नियम का एक दुर्लभ अपवाद है, क्योंकि उसका सैन्य बजट पृथ्वी के किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे वह प्रभावी रूप से कई तरह के विमानों का संचालन और रखरखाव कर सकता है। हालांकि अधिकांश देश एक ही रणनीति अपनाते हैं और कई सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का एक सामान्य उद्देश्य वायुसेना के बेड़ों को सुव्यवस्थित करना है, जिससे जटिल और विविध बेड़े छोटे और सरल बन जाएं। इसके दो बड़े कारण हैं, लागत और जटिलता। यहाँ तक कि अपेक्षाकृत साधारण लड़ाकू विमान भी बहुत महंगे आते हैं, जिनकी कीमत अक्सर प्रति यूनिट सैकड़ों मिलियन डॉलर तक होती है। और इन्हें बनाना ही नहीं, बल्कि इन्हें बनाए रखना भी बहुत महंगा पड़ता है। उदाहरण के लिए इन इंजीनियरिंग के चमत्कारों को बनाने वाले कई जटिल यांत्रिक हिस्सों और घटकों की मरम्मत और बदलने में भी लागत आती है। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और पायलट प्रशिक्षण से जुड़ी लागतें भी होती हैं। जितने अधिक प्रकार के विमान एक देश संचालित करता है, ये लागतें उतनी ही बढ़ती जाती है और जटिलताएं भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई फोर्स 3 बहुत अलग अलग लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है, तो उसे हर एक के लिए अलग अलग पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम रखने होंगे। साथ ही हर जेट को चालू रखने और जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए तैयार रखने के लिए विशिष्ट स्पेयर पार्ट्स भी रखने होंगे। विविध और जटिल बेड़े के साथ रणनीतिक जटिलताएं भी जुड़ी होती हैं। अगर कमांडरों के पास चुनने के लिए कई तरह के अलग अलग विमान हो, तो उन्हें हर स्थिति में ये तय करने के लिए हर एक विमान के फायदे और नुकसान लगातार तोलने पड़ते हैं कि किसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास एक या दो मल्टी रोल विमान ही उपलब्ध हों, तो सब कुछ आसान, सस्ता और तेज हो जाता है। इसी वजह से आजकल के ज्यादातर नए जेट और जो अभी विकसित हो रहे हैं, उन्हें भी जितना संभव हो सके उतना लचीला बनाया जाता है, ताकि वे कई तरह के काम कर सके और अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सके। उदाहरण के लिए F-35 को सैन्य दुनिया में हर काम में माहिर माना जाता है। ये आसानी से एयर टू एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस, ग्राउंड सपोर्ट मिशन और जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बीच स्विच कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी कुछ सेनाएं ऐसी नहीं हैं जो अलग अलग जेट्स का मिश्रण इस्तेमाल करती हैं, या फिर इस तरीके के कुछ फायदे नहीं हैं। कुछ परिस्थितियों में अपने बेड़े को विविध बनाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादातर बड़ी सेनाएं एक ही दिशा में बढ़ रही है, यानी पहले की तुलना में कम जेट प्रकारों के साथ सरल और सुव्यवस्थित वायुसेनाएं बना रही हैं। उदाहरण के लिए कई नाटो सदस्य सिर्फ एक तरह के जेट का संचालन करते हैं। फिर है यूक्रेन, और यूक्रेन चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से करता है। ये सिर्फ एक या दो प्रकार के लड़ाकू जेट ही नहीं चलाता, ये सिर्फ 3 या 4 तक ही सीमित नहीं है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के पास 4 अलग अलग देशों में डिजाइन किए गए कम से कम 8 अलग अलग फाइटर जेट मॉडल होंगे। दुनिया में लगभग कोई भी वायुसेना इतनी विविध और जटिल फ्लीट नहीं चलाती, और ये समझना मुश्किल भी नहीं है कि ऐसा क्यों है। क्रिस्टोफ बर्ग्स, जो रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एविएशन एनालिस्ट है, ने रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी को समझाया कि ज्यादातर देश ऐसी फ्लीट से बचते हैं। ऐसा करने से पैमाने की अर्थव्यवस्था में नुकसान होता है और व्यापक ट्रेनिंग, सपोर्ट स्थापित करने की जरूरत पड़ती है, और हर तरह के जेट के लिए सपोर्ट और मेंटेनेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है।
तो अगर कोई और ऐसा नहीं कर रहा है तो यूक्रेन क्यों कर रहा है? तो इसे समझने के लिए हमें पहले पीछे जाना होगा और अब तक की यूक्रेनी वायुसेना के इतिहास को देखना होगा। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूक्रेन ने वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े युद्धक विमानों के बेड़ों में से एक विरासत में पाया था। इसके बेड़े में लगभग 2000 विमान शामिल थे, जिनमें Tu-160 और Tu-295 जैसे रणनीतिक बॉम्बर और सैकड़ों सोवियत युग के फाइटर जेट जैसे मिग-29, Su-27 और Su-24 शामिल थे। इस विशाल बेड़े ने यूक्रेन को लगभग किसी भी प्रकार के हवाई अभियान चलाने की क्षमता दी थी, यहाँ तक कि परमाणु रणनीतिक हमलों तक भी। हालांकि 1994 में यूक्रेन ने सुरक्षा आश्वासन पर बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर सहमति जताई और अपने परमाणु हथियार रूस को सौंपने पर सहमत हो गया, जिसके बदले में रूस ने यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करने का वादा किया। जैसा कि हम अब जानते हैं, रूस ने अंततः अपने वादे को निभाने से इनकार कर दिया, लेकिन 1990 के दशक में कीव को पूरा भरोसा था कि मॉस्को इस समझौते का पालन करेगा। इसलिए यह मानते हुए कि वह किसी भी तरह के आक्रमण या बड़े पैमाने पर हमले से सुरक्षित है, यूक्रेन ने अपने हवाई बेड़े को खत्म करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसने सैकड़ों विमानों को कबाड़ में डाल दिया, बेच दिया या बस स्थानांतरित कर दिया, जिसमें बम वर्षक से लेकर जेट, ट्रेनर विमान, परिवहन विमान, टैंकर और अटैक हेलीकॉप्टर तक सब कुछ शामिल था। इन बदलावों से देश में करोड़ों डॉलर आए, लेकिन इससे उसकी सेना किसी भी संघर्ष की स्थिति में बेहद कमजोर हो गई। फिर 2014 में यूक्रेन की हकीकत तब पूरी तरह बदल गई जब रूसी विशेष बलों ने देश में घुसपैठ की और क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ, यूक्रेन के पास किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय था। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट थी, बुडापेस्ट मेमोरेंडम का उल्लंघन हो चुका था और कीव अब उन सुरक्षा गारंटियों पर भरोसा नहीं कर सकता था जिन्होंने उस समय तक उसके कई सैन्य फैसलों को प्रभावित किया था। क्रीमिया के विलय के तुरंत बाद यूक्रेनी वायुसेना ने प्रभावी रूप से फिर से सक्रिय होना शुरू कर दिया। पुराने अनुभवी पायलटों को सेवा में वापस बुलाया गया, जो अगली पीढ़ी के पायलटों को हवाई युद्ध की कला सिखाने और प्रशिक्षण देने लगे। वहीं इंजीनियरों ने कुछ दर्जन बंद पड़े जेट विमानों को बहाल करने, मरम्मत करने और आधुनिक बनाने का काम शुरू कर दिया, जैसे कि Su-27 और मिग-29, जो दशकों से पुराने सैन्य गोदामों में धूल फाक रहे थे। यूक्रेन ने भी मित्र देशों से संपर्क किया ताकि युद्ध की संभावना के लिए तैयारी की जा सके और युवा पायलटों को अपने कौशल को निखारने के लिए ट्रॉनहेम में नॉर्वेजियन एयरफोर्स अकादमी भेजा गया। यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ तो था, और यूक्रेन ने यह समझते हुए कि अगर युद्ध छिड़ गया तो उसकी वायुसेना अकेले ही रूसी वायुसेना का मुकाबला करने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं होगी, आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों और ड्रोन में भी निवेश करना शुरू कर दिया। इन प्रयासों और सुधारों के बावजूद जब फरवरी 2022 में रूसी सेना यूक्रेन की सीमा पार कर घुस आई, तत्कालीन कमांडर इन चीफ वलेरी जालुजनी के अनुसार कीव की रक्षा सेनाओं के पास सिर्फ 120 विमान थे और उनमें से केवल 1/3 ही वास्तव में इस्तेमाल करने लायक थे। वहीं दूसरी ओर रूस के पास 4000 से भी ज्यादा विमान थे और साथ ही सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो और विमान बनाने के लिए धन और साधन भी थे। ये पूरी तरह से असमान मुकाबला था और यूक्रेन को जल्दी ही एहसास हो गया कि अगर उसे युद्ध में जिंदा रहने का कोई मौका चाहिए तो कुछ न कुछ बदलना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे क्या हुआ यह समझाएं, अभी और भी बहुत कुछ है। तो अगर आपको ये मिलिट्री शो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआती झड़पों ने लगभग यूक्रेनी वायुसेना को तबाह कर दिया था। दरअसल 24 फरवरी 2022 को हमले के पहले कुछ घंटों में ही रूसी सेनाओं ने विशेष रूप से यूक्रेनी वायुसेना के संसाधनों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। कई हवाई अड्डों, ठिकानों और ईंधन भंडारण सुविधाओं पर बमबारी की। यूक्रेन के लिए सौभाग्य की बात यह रही कि उसके कई विमान या तो उस समय पहले से ही हवा में थे या फिर अन्य स्थानों पर छिपा दिए गए थे, जिससे वे बचने में कामयाब रहे। फिर भी इसके बाद के दिनों ने यह साबित कर दिया कि रूसी वायुसेना कितनी ज्यादा ताकतवर थी। रूसी पायलट रोजाना 200 तक लड़ाकू उड़ानें भर रहे थे। इस बीच कीव के पायलट लगभग 5 से 10 उड़ानें ही कर पा रहे थे, क्योंकि वे अपनी अपेक्षाकृत कम संख्या वाली बेड़े के साथ काम चला रहे थे, जिसमें 4 सोवियत जेट प्रकार शामिल थे, मिग-29, Su-24, Su-25 और Su-27। यूक्रेन के सहयोगी देख सकते थे कि देश की वायुसेना का समय सीमित है और उन्होंने समझ लिया था कि अब कुछ करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने अपने भंडार खंगालने शुरू किए कि कौन से उपयोगी विमान वे कीव को भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए पूरे 2023 में मध्य और पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों ने अपने कुछ सोवियत युग के लड़ाकू जेट यूक्रेन की सेना को मजबूत करने के लिए भेजे। उदाहरण के लिए स्लोवाकिया और पोलैंड ने कुछ मिग-29 विमान सौंपे और हालांकि वह इन मददों के लिए आभारी थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि एक दिन पश्चिमी दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें कीव को और अधिक आधुनिक, उन्नत और सक्षम लड़ाकू विमान उपलब्ध कराएंगी। इसमें समय लगा, लेकिन आखिरकार उन्हें वह मिला जो वह चाहते थे।
2024 में अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमानों की पहली खेप आधिकारिक रूप से यूक्रेन की धरती पर उतरी, जिससे यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में कुल मिलाकर 5 अलग अलग प्रकार के जेट शामिल हो गए। इसके बाद देश को पायलटों की गहन प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने पड़े, साथ ही सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स और सहायक ढांचा भी जुटाना पड़ा, इससे पहले कि वह अपने F-16 विमानों को आखिरकार संचालन में ला सके। तब से ये बेहद प्रभावी साबित हुए हैं, जो यूक्रेन के सभी हवाई मिशनों में लगभग 80% के लिए जिम्मेदार है और रूसी मिसाइलों और ड्रोन का मुकाबला करने के साथ साथ जमीनी लक्ष्यों पर हमले करने में भी बेहद उपयोगी साबित हुए हैं। बीते वर्षों में कई अन्य देशों ने भी यूक्रेन को अतिरिक्त F-16 विमान उपलब्ध कराए हैं और 2025 में कीव की वायुसेना को एक और रोमांचक जोड़ मिला, मिराज 2000। पहली बार 1978 में उड़ाया गया ये फ्रांसीसी लड़ाकू विमान दशकों से फ्रांसीसी वायुसेना की रीढ़ रहा है और वर्षों से कई संघर्षों में शामिल रहा है, जैसे कि खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध और सीरियाई गृह युद्ध। दुनिया भर की विभिन्न सैन्य सेनाएं अब भी इन पर निर्भर करती है, जिनमें भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। और मिराज 2000 अपनी शानदार फुर्ती, मैक 2 की गति तक पहुंचने की क्षमता और उन्नत एवियोनिक्स के कारण काफी लोकप्रिय साबित हुआ है। फिर से यूक्रेन को अपने पायलटों को इस सिस्टम का उपयोग करना सिखाने में समय लगा, लेकिन 2026 की शुरुआत तक वीडियो पहले ही सामने आने लगे थे, जिनमें मिराज 2000 जेट्स को पूर्वी मोर्चे पर स्ट्राइक मिशन करते और रूसी ठिकानों पर बम गिराते हुए दिखाया गया था। इसका मतलब था कि अब यूक्रेन के पास कुल 6 अलग अलग जेट्स थे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। 30 जून 2026 को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घोषणा की कि यूक्रेन और स्वीडन ने 16 स्वीडिश ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पैकेज में संबंधित उपकरण भी शामिल होंगे, तकनीकी सहायता और समर्थन भी मिलेगा, ताकि यूक्रेनी पायलट और इंजीनियर इन विमानों को जितना जल्दी और प्रभावी ढंग से हो सके तैनात कर सके और उनका उपयोग कर सके। अब रिपोर्टों के अनुसार इन फाइटर जेट्स में से पहले 16 यूक्रेन में 2029 और 2030 में पहुंचेंगे, और जहां ग्रिपेन, मिराज 2000 और F-16 की तुलना में थोड़ा सस्ता और सरल है, वहीं यह कई अलग अलग फायदे भी लेकर आता है, जैसे कि इसकी कम ऑपरेटिंग लागत और अपेक्षाकृत छोटी रनवे या हाईवे पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमता, जो यूक्रेन के लिए आदर्श है, क्योंकि एयरफोर्स की पहले से मौजूद ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 में ही क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई थी। फिर ग्रिपेन घोषणा के कुछ ही हफ्तों बाद यूक्रेन ने एक और सौदे का खुलासा किया। अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रो के साथ एक संयुक्त बयान में जेलेंस्की ने कहा कि फ्रांस जल्द ही वादा किए गए 16 डसोल्ट राफेल फाइटर जेट्स में से 4 यूक्रेन को सौंप देगा। पहला बैच तब पहुंचेगा जब यूक्रेनी पायलट फ्रांस में आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे, जो 2026 के अंत से पहले शुरू होने वाला है। इसलिए 2028 तक या शायद उससे भी पहले यूक्रेनी वायुसेना को सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और फ्रांस से कुल 8 प्रकार के लड़ाकू जेट्स का संचालन करना चाहिए। और उस संग्रह का सबसे बड़ा रत्न निस्संदेह राफेल होगा, जिसे आज के समय में मौजूद सबसे बेहतरीन जेट्स में से एक माना जाता है, जिसमें लगभग बेजोड़ बहुमुखी प्रतिभा, उन्नत सेंसर फ्यूजन तकनीक और अद्वितीय लचीलापन है, जो हवाई रक्षा अभियानों से लेकर सटीक हमलों तक सब कुछ करने में सक्षम है। बहुत कम देश इतनी विविध और जटिल वायुसेना चाहेंगे, लेकिन यूक्रेन ने इसे अपनाया है। उसे जरूरी नहीं था कि वो इन सभी अलग अलग प्रकार के जेट्स को स्वीकार करे, बल्कि वो अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ बातचीत कर सकता था, ताकि वो सिर्फ 1 या 2 प्रकार के जेट्स पर अधिक मात्रा में ध्यान केंद्रित कर सके। हालांकि विशेषज्ञ और विश्लेषक तर्क देते हैं कि यूक्रेन ने जानबूझकर इतनी जटिल बेड़े का चयन किया है, क्योंकि उसकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा अपनी पुरानी अप्रचलित सोवियत बेड़े को हटाकर पूरी तरह से पश्चिमी बेड़े से बदलने की है। जैसा कि क्रिस्टोफ बर्ग्स बताते हैं, यूक्रेन अपनी विरासत में मिली सोवियत रूसी बेड़े को पूरी तरह से पश्चिमी विमानों से बदलने की कोशिश करेगा। ऐसे में अगले कुछ वर्षों में जिन ग्रिपेन और राफेल विमानों की अपेक्षाकृत कम संख्या शामिल की जाएगी, वे सबसे पहले एक संक्रमणकालीन, संभवतः तेज प्रशिक्षण और स्क्वाड्रनों में सामरिक एकीकरण की अवधि के लिए काम आएंगे। संक्षेप में, ये नए जेट वास्तव में यूक्रेन के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना रहे हैं। ये देश की वायुसेना के लिए सोवियत हार्डवेयर से हटकर पश्चिमी विकल्पों की ओर संक्रमण को आसान बना रहे हैं, और ये एक ऐसा संक्रमण है जो होना ही चाहिए। यूक्रेन हमेशा दशकों पुराने सोवियत जेट्स पर निर्भर नहीं रह सकता। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये विमान अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में पुराने, धीमे और कमजोर हैं, बल्कि इन्हें बनाए रखना भी अब और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसने स्पेयर पार्ट्स और अन्य जरूरी संसाधनों की आपूर्ति काट दी, जिनकी यूक्रेनी वायुसेना को अपने विमानों को उड़ाने के लिए जरूरत होती है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कीव के इंजीनियरों के पास सोवियत युग के पार्ट्स और सामग्री कम होती जा रही है। आखिरकार एक समय ऐसा आएगा जब पुराने मिग और सू-25 अब उड़ने लायक नहीं रहेंगे।
जब ऐसा होगा तो यूक्रेन तैयार रहना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास पश्चिमी विमानों का एक पूरा बेड़ा तैयार हो जो उड़ान भर सके, पुराने दिनों को पीछे छोड़ दे और कीव की आधुनिक युग में प्रगति का प्रतीक बने। और कीव के पास यह विकल्प नहीं है कि वह चुनिंदा रहे या अपने पश्चिमी सहयोगियों से बड़ी मात्रा में खास तरह के विमान मिलने का इंतजार करे। यही वजह है कि वह यूरोप जो भी भेजने को तैयार है उसे खुशी खुशी स्वीकार कर रहा है। फ्रांस स्वीडन के साथ समझौते कर रहा है और समझौते पर बातचीत कर रहा है, और किसी भी अन्य देश के साथ भी जो मदद करना चाहता है। इसी तरह यूक्रेन का जेट बेड़ा इतना मिश्रित हो गया, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये जानबूझकर किया गया था। F-16 सबसे पहले पहुंचे क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के पास इन जेट्स की अच्छी खासी संख्या थी। साथ ही इन्हें चालू रखने के लिए भरपूर स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध थे। मिराज जेट्स बाद में आए क्योंकि फ्रांस पहले ही उस मॉडल से आगे बढ़ रहा था और अपने राफेल पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। ग्रिपेन उसके बाद आए क्योंकि स्वीडन के पास पहले से ही इनकी अच्छी खासी संख्या है और वह यूरोप के पूर्वी मोर्चे की रक्षा में मदद करने के लिए उत्सुक है। राफेल इस मिश्रित बल में सबसे नया और संभवतः सबसे बेहतरीन जोड़ है और कीव के लिए इसके फायदे साफ नजर आते हैं। उसे जितनी जल्दी हो सके अच्छी संख्या में आधुनिक लड़ाकू जेट्स मिल जाते हैं, उसके पायलट और भी ज्यादा अनुभवी और सक्षम बन जाते हैं और उसकी वायुसेना के पास जोखिम को भी बांटने का मौका होता है, ताकि अगर इनमें से किसी एक जेट टाइप में कोई समस्या आ भी जाए, जैसे कि सप्लाई कट जाने या किसी राजनीतिक बदलाव की वजह से, तो बाकी बेड़ा मजबूत बना रहेगा। ये आखिरी बात खास तौर पर महत्वपूर्ण है। यूक्रेन सक्रिय संघर्ष में है और वह यह जोखिम नहीं उठा सकता कि उसकी पूरी वायुसेना सिर्फ इसलिए जमीन पर बैठ जाए क्योंकि सप्लाई चेन ठप हो गई या किसी सहयोगी देश में नया नेता चुन लिया गया जिसने यह तय कर लिया कि अब वह उतनी मदद नहीं करना चाहता। उसे ऐसी फोर्स चाहिए जो हर समय सक्रिय, तैनात और उपलब्ध रहे। विविधता ही इसे संभव बनाती है। बिल्कुल, इसके साथ कुछ सीमाएं भी आती हैं। इतने अलग अलग तरह के विमानों को बनाए रखना देशों के लिए कुख्यात रूप से मुश्किल होता है और यूक्रेन को अपने पायलटों और इंजीनियरों को हर नए जेट को तैनात करने से पहले उसे इस्तेमाल करने और उसकी देखभाल करने का प्रशिक्षण देने में समय, मेहनत और पैसा लगाना पड़ता है। हालांकि लंबे समय में ये साफ दिखता है कि ये देश की सैन्य प्रगति के लिए एक जरूरी कदम है जो यूक्रेनी वायुसेना के लिए एक बेहतर और उज्जवल भविष्य की राह तैयार करता है। एक ऐसा भविष्य जो इसे सोवियत के बाद के गौरवशाली दिनों में वापस ले जाएगा और न सिर्फ रूस को हराने में मदद करेगा बल्कि अपने क्षेत्र पर किसी भी भविष्य के हमले या आक्रमण को भी रोक सकेगा। और यूक्रेन के सहयोगी सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं दे रहे हैं, वे कई अन्य महत्वपूर्ण संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं जो इस युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए पोलैंड ने यूक्रेन को अपने सबसे मूल्यवान बख्तरबंद वाहनों में से एक दिया है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या यह देखने के लिए कि यूक्रेन की ड्रोन सेना दिन ब दिन कैसे मजबूत हो रही है, इस नए जिरका इंटरसेप्टर के बारे में यह वीडियो देखें। और अंत में रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के अन्य संघर्षों की ताज़ा खबरों, जानकारियों और विश्लेषण के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।